हाय गाइस, वेलकम टू न्यू भारत फैमिली। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। आज की जो वीडियो है इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दोस्तों, एक तो हम करेंगे जो टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि जैसे आपने देखा था मेरी लास्ट वीडियो में इस सीरीज़ की कि एफ डब्ल्यू टेलर ने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। उसी तरीके से टेलर दैट इज़ एफ डब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, उनको हम कैरी करेंगे। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक तरीके से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उसको हम कैरी करेंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या डिफरेंस है हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल में और टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल में। दिस इज़ अबाउट मी एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा टू एडुकेट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे पहले हम हल्का सा एक बार एफ डब्ल्यू टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विनलो टेलर है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम कंसर्न से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक अवेयर होना चाहिए हम लोगों को कि जब हम किसी के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें ज़रूर उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एफ डब्ल्यू टेलर जो हैं 1856 से लेकर 1915 तक उनका ड्यूरेशन था। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये बिलीव करते थे कि कोई भी जो काम है उसे साइंटिफिक तरीके से करना है और सबसे बेस्ट वे चुनना है किसी भी काम को करने का दोस्तों। तो इनका जो मेन आइडियोलॉजी थी, मेन थिंकिंग थी, वही थी कि कोई भी काम अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन हमको एक बेस्ट वे चुनना होगा जिससे हम उस वर्क को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएँ। और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये जो बुक पब्लिश हुई है 1911, दैट इज़ 1911 में इस बुक को पब्लिश किया गया है। तो ये एक जनरल अवेयरनेस थी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का मेन टॉपिक आज की वीडियो का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो 14 हैं, वो जनरल प्रिंसिपल माने जाते हैं मैनेजमेंट के। और जो एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो 4 प्रिंसिपल दिए हैं और वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक वे बताते हैं चीज़ों को मैनेज करने का। तो एक एक करके हम दैट इज़ एफ डब्ल्यू टेलर के सभी प्रिंसिपल को कवर अप करते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल दिया है, साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। तो पहला जो प्रिंसिपल है हमारा, उसकी लाइन क्या है, साइंस एंड नॉट अ रूल ऑफ थंब। उनका ये कहना है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं है। दैट मीन्स कि अगर किसी ने कोई मैथड डेवलप कर दिया, एक मैथड डेवलप कर लिया, तो हमें मतलब उसी को फॉलो नहीं करना है, हमें हमेशा एक बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना है, एक स्टैंडर्ड मेथड को सेलेक्ट करना है, उसको प्रॉपरली स्टडी करना है और जो बेस्ट तरीका होगा उस काम को करने का, उस मेथड में से वो बेस्ट तरीका ढूंढना है और उसको हमें फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि उससे हमारी जो संसाधन है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, उनका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब इतना है कि हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो उस वर्क को करने के डिफरेंट वेज होते हैं, बट हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करना है, एक बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना है और उस बेस्ट मेथड को
उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कराना है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए। जब उस बेस्ट मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो जितने भी संसाधन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उनका हम बेस्ट तरीके से, एक इफ़ेक्टिव तरीके से, एक ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे हम एक रेडी गुड्स या रेडी सर्विस दे पाएंगे एक रीजनेबल प्राइस को पर कस्टमर को। तो ये पहला प्रिंसिपल है, साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। सेकंड जो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल दिया है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा क्या रहना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। और ये रेवोल्यूशन कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, इनके जो मेंटल आइडियोलॉजीज़ हैं इसमें समय समय में बदलाव आना चाहिए। और बदलाव किस तरीके से कि ये एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, रिस्पेक्ट करें दोस्तों, एक दूसरे का रोल डिफाइन करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और जो भी कन्फ्लिक्शंस हैं इन सभी के बीच में, दैट इज़ ओनर के बीच में, वर्कर के बीच में, तो उन कन्फ्लिक्शन को एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो रियलाइज़ हो सकें, वो अचीव हो सकें। तो सेकंड जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का ये कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटली जो एटीट्यूड है मैनेजर्स का, वर्कर का, ओनर का, वो एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके अलावा अगर कोई कन्फ्लिक्शन है इनके बीच में तो उस कन्फ्लिक्शन को एलिमिनेट करना चाहिए। जब ये सब हो पाएगा तो उसके कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो आसानी से अचीव हो पाएंगे टाइमली। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस पॉइंट का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, इंडिविजुअली अकेले अकेले होकर काम ना करें। तो इस पॉइंट को कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें कहा गया है कि ये एक्सटेंशन है किस चीज़ का, अभी हमने पढ़ा था हार्मनी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्सटेंशन है। बट इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। इसमें यही बताया गया है कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर को हमेशा जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए और कभी भी उन्हें स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। जो वर्कर हैं उन्हें कभी भी स्ट्राइक मतलब हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। और चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर हैं, उन सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन सबको मिलकर काम करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन। किसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की लेबर के बीच में, दैट इज़ वर्कर के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के बीच में। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी बिना वर्कर को कंसर्न करके नहीं बनाए। इसके अलावा वर्कर मैनेजमेंट के खिलाफ स्ट्राइक ना करें। दोनों ही पक्ष को आपस में मिलकर काम करना होगा, एक कॉपरेशन मेंटेन करना होगा। इंडिविजुअलिज्म का रास्ता नहीं चुनना होगा, अकेलेपन का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। ये थर्ड प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने हमें प्रोवाइड किया है। और जो फोर्थ प्रिंसिपल बताया है ये है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस पॉइंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी पर्सनल होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, उनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, उसका हमें ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कराना चाहिए। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलप्ड कराना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी अपने आप को डेवलप करा पाएंगे एंड ओवरऑल उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। तो उसके लिए इस पॉइंट में क्या बताया गया है, इस पॉइंट में बताया गया है
कि डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है जो कि हम रिक्रूटमेंट चैप्टर दैट इज स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, कि उस प्रोसेस के माध्यम से जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें हम सेलेक्ट करें और अकॉर्डिंगली हम उनकी जो स्किल है उसे डेवलप करें, और जैसी उनकी स्किल है, जिस तरीके की उनकी स्किल है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको क्या करें, असाइन करें वर्क। क्या करें दोस्तों, असाइन, हम उनको असाइन करेंगे क्या, वर्क असाइन करेंगे। इससे क्या होगा, ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पेशलाइजेशन आएगी। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, और ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करके बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। तो 4 प्रिंसिपल हैं। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसका शॉर्टली मीनिंग ये था कि हमें एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, उस स्टैंडर्ड मेथड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है उसे हम अडॉप्ट करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज़ होगा। सेकंड पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आसानी से हम अचीव कर पाएंगे अगर इन कन्फ्लिक्शन को हम हटा देते हैं। तीसरा था ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में आपस में हमेशा कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट अपना इंडिविजुअल वर्क ना करे, वर्कर अपना इंडिविजुअल वर्क ना करें, सभी टुगेदर मिलें, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव टाइमली हो पाएगा। और चौथा पॉइंट था कि जितना भी एम्प्लॉय और पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय की एबिलिटी को हम आइडेंटिफाई करें, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको वर्क अलॉट करें, और इससे डेवलपमेंट होगा हर वर्कर का जो ऑर्गेनाइजेशन में है, और कहीं ना कहीं उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएगा। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं हमारे एफडब्ल्यू टेलर के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दैट मीन्स वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से आइडिंग हैं, दैट इज थिंकिंग हैं, जिसके माध्यम से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। साइंटिफिक का मतलब है कि जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो जनरली इनका वैसा ही रिजल्ट आता है जैसा कि इसमें बताया गया है, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी नहीं करता है। तो पहली जो टेक्निक बताई गई है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि ये वो तकनीक है जिसमें हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग का काम है, जो योजना बनाने का काम है, इसके अलावा जो एग्जीक्यूशन मतलब उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, उन दोनों को ही हमें सेपरेट कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के आधार पे जो भी प्लानिंग का काम है और उन प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करना है, जो उसे अप्लाई करना है, उन दोनों ही चीज़ों को हमें क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। और जब हम उन्हें अलग कर देंगे तो हर चीज़ के लिए, आइदर प्लानिंग के लिए और या फिर एग्जीक्यूशन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए, हमें एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर देना चाहिए जो उस काम को लगातार देखता रहे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप कहते हैं। एक बार हम दोबारा से देखते हैं क्या लिखा है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप वो तकनीक है जिसमें हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम को अलग अलग कर देते हैं, और इसमें 8 टाइप की स्पेशलाइजेशन बताई गई हैं। 4 किसके अंदर हैं, प्लानिंग के अंदर हैं, और 4 ही किसके अंदर हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर हैं। और ये जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी ये एक्सपर्ट हैं, ये क्या करेंगे, अपने अपनी जो हेड हैं दैट इज़ उसको रेगुलरली क्या करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, सभी की जो परफॉर्मेंस आएगी ऑप्टिमम आएगी, आइदर वो प्लानिंग का हेड हो या फिर वो एग्जीक्यूशन का हेड हो। तो एक बार हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि इस फ्लो चार्ट के अंदर दिखाया गया है कि एक फैक्ट्री मैनेजर है। फैक्ट्री मैनेजर 2 टाइप में हो सकते हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज का हो सकता है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज का हो सकता है। दैट मीन्स एक फैक्ट्री मैनेजर है
उसके अंदर दो डिवीज़न काम करती हैं, एक प्लानिंग हेड और एक प्रोडक्शन हेड। प्लानिंग, जैसा कि इसमें बताया गया था ऊपर, कि प्लानिंग योजना बनाने वाला है और प्रोडक्शन उस योजना को एग्जीक्यूट करने वाला है। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया है। और जैसा कि ऊपर में ये भी बताया गया था कि हर के अंदर, आइदर वो प्लानिंग हो या फिर वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन हो, हर में चार चार प्रोफेशनल होने चाहिए। वो चार कौन से बताए गए हैं? तो प्लानिंग के अंदर बताया गया है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसके अलावा रूट क्लर्क, इसके अलावा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और जो चौथा है वो है डिसिप्लिनियर या डिसिप्लिन क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, जो प्लानिंग इंचार्ज हैं ये चारों के चारों, दैट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन क्लर्क, ये चारों के चारों ही प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूशन का जो काम है वो किस लेवल पर है? प्रोडक्शन इंचार्ज लेवल पर है, जो कि फर्दर चार हैं, जैसे कि स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर बॉस। तो ये जो प्लानिंग के अंदर चार प्रोफेशनल बताए गए हैं, प्रोडक्शन के अंदर चार प्रोफेशनल बताए गए हैं, ये प्रोफेशनल किन को गाइड करते हैं? दैट इज़, ये प्रोफेशनल गाइड करते हैं वर्कमैन को, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। तो दोस्तों, एक अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार हल्का सा दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, एक प्लानिंग और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग में हमें चार प्रोफेशनल टॉप अपॉइंट करने चाहिए, वहीं प्रोडक्शन में भी चार प्रोफेशनल टॉप करने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो भी वर्कमैन होंगे इनके अंडर में, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा क्या आएगी? ऑप्टिमम, बेहतर आएगी। और ये चार चार कौन है? जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, प्लानिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है और डिसिप्लिन क्लर्क है। और वहीं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, प्रोडक्शन इंचार्ज मतलब एग्जीक्यूशन के अंदर, स्पीड बॉस है, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर बॉस है। और ये सारे आठों के आठों प्रोफेशनल किनको मैनेज करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को मैनेज करते हैं। किस लिए? कि वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर आए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव हो पाएँ। तो ये जो चार चार प्रोफेशनल दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये कौन होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही समझने वाले हैं कि ये कौन है और इनका क्या काम है। तो जैसा कि आपने देखा था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में चार प्रोफेशनल होते हैं, तो अब हम यही देखने वाले हैं कि वो चार प्रोफेशनल कौन होते हैं और उनके मेनली काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था रूट क्लर्क। तो सिंपल सी बात है कि रूट क्लर्क वो पर्सनल होता है, वो प्रोफेशनल होता है जो सीक्वेंस डिसाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने का। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कोई भी हमें काम करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम मान लें कि हमें, मान लीजिए, कार मैन्युफैक्चर करनी है। तो कार जो मैन्युफैक्चर करनी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगी। तो पहले कौन सी स्टेज होगी, फिर उसके बाद कौन सी स्टेज होगी, फिर उसके बाद कौन स्टेज होगी, फिर उसके बाद कौन सी स्टेज होगी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस होंगी, इन सीक्वेंस को डिसाइड करने का काम, प्लान करने का काम, स्पेसिफाई करने का काम किस चीज़ का है? रूट क्लर्क का है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि रूट क्लर्क स्पेसिफाई करता है स्टेजेस, सीक्वेंस किसी भी काम को कंप्लीट करने का। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये स्टेजेस प्रिस्क्राइब करता है किसी भी काम को फाइनल करने से पहले। ओके, तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में है, क्योंकि इसके अंदर वर्क को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही गाइडेंस बताई जाती है कि इस काम को करने की क्या क्या स्टेजेस हैं, पहले कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा। ये काम किसका है? रूट क्लर्क का है। सेकंड आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इसमें आपको क्लियर हो रहा है नाम से, इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि ये वो क्लर्क होगा जो किसी भी वर्क को करने के लिए
वर्कर्स का क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या उनकी डायरेक्शन है, क्या उनको करना है काम। दैट मीन्स वर्कर तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होंगे, तो किस वर्कर का क्या काम है वो किस चीज़ में मेंशन होगा, ये मेंशन होगा उसके इंस्ट्रक्शन कार्ड में। तो इस कार्ड को कौन बनाता है, इस कार्ड को बनाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो प्रिपेयर करता है इंस्ट्रक्शंस कार्ड, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। और ये वर्कर्स जो है इसे दे देते हैं किसको, अपने गैंग बॉस को। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि गैंग बॉस कौन होता है। याद रखें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैंग बॉस हमारा किस में आता है, गैंग बॉस आता है हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज में। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है किसके लिए, वर्कर के लिए। और वर्कर उस कार्ड को किस दे देते हैं, अपने गैंग बॉस को दे देते हैं। इस इंस्ट्रक्शन कार्ड में होता क्या है, कहते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी, कि नेचर ऑफ वर्क, कि जो वर्कर है वो किस टाइप का काम करेगा और कैसे उस काम को किया जाएगा, कैसे उसमें मटेरियल यूज होगा और किस मशीनरी के माध्यम से किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शन उस इंस्ट्रक्शन कार्ड में कंटेन होती हैं। और इस कार्ड को कौन बनाता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है। जी हाँ दोस्तों, आप फिर से याद रखें कि ये प्लानिंग का काम है, अभी वर्क इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तीसरा जो क्लर्क होता है, जैसे कि आपने रीड किया था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्लर्क कहीं ना कहीं वो होगा जो किसी भी काम की, किसी भी एक्टिविटी को करने की मतलब निर्धारित करेगा कि कितने समय में वो हो जानी चाहिए, क्या उसकी लागत हो जानी चाहिए, कितनी लागत में वो काम हो जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट में वो काम हो जाना चाहिए। ये सब डिसाइड करा जाता है किसके माध्यम से, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के माध्यम से। तो एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। कहते हैं दिस क्लर्क डिसाइड कि कोई भी जो पर्टिकुलर वर्क है वो कब तो स्टार्ट होना चाहिए और कब वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब वो फिनिश हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कितना समय लगना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ये डिसाइड करता है टाइम क्लर्क। और द सेम टाइम, और उसी समय वो जो टाइम क्लर्क है वो ये भी डिसाइड करता है कि उस काम को करने के लिए कितनी कॉस्ट आए ऑर्गेनाइजेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो क्लर्क होता है जो ये निर्धारित करता है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए स्टार्टिंग टाइम, फिनिश टाइम और पर्टिकुलरली वो टाइम कितने समय में हो जाना चाहिए, और इसके अलावा वो काम कितनी कॉस्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सारा जो डिसीजन है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के माध्यम से योजना दैट इज प्लान्ड किया जाता है। तो तीन हमने अभी देख लिए। रूट क्लर्क किसी भी काम की सीक्वेंसेस को डिसाइड करता है कि पहले कौन होगा फिर उसके बाद कौन होगा। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन इशू करता है किसको, वर्कर को, रिगार्डिंग देयर एंड वर्क्स, रिगार्डिंग मटेरियल, रिगार्डिंग किस मशीनरी पे उन्हें काम करना है। और तीसरा जो था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो अभी हमने रीड किया कि वो क्लर्क होता है जो किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का समय निर्धारित करता है, इसके अलावा उस काम को करने की क्या कॉस्ट आएगी वो भी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करता है। और जो लास्ट था प्लानिंग इन चार्ज में, वो था डिसिप्लिन ऑफिसर, जैसा कि हमने स्लाइड में डिस्कस किया था। तो डिसिप्लिन ऑफिसर क्या होता है, डिसिप्लिन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो ये हमेशा भरोसा दिलाता है, इंश्योर करता है कि जो भी वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक डिसिप्लिन मैनर्स में, एक डिसिप्लिन तरीके से परफॉर्म हो। और ये सारा काम किसका हो, किसकी देखरेख में होना चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन ऑफिसर्स के। तो डिसिप्लिन ऑफिसर क्या करता है, डिसिप्लिन ऑफिसर किसी भी वर्क को करने की किस डिसिप्लिन से मेंट करना चाहिए, क्या उसकी ओवरऑल दैट इज टाइमिंग होनी चाहिए, ओवरऑल किस प्रोसीजर के माध्यम से होना चाहिए। तो ओवरऑल जो कह सकते हैं हम कि जो भी प्लानिंग का डिसाइड किया गया है किसके माध्यम से, रूट क्लर्क के, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के, टाइम क्लर्क के, तो उनका ओवरऑल देख ये मैनेजिंग करना कि जो अलग अलग वर्क्स बताए गए हैं रूट क्लर्क के द्वारा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के द्वारा, टाइम
क्लर्क के द्वारा क्या ये प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, काम को करने का क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारी चीज़ किसके माध्यम से डिसाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन ऑफिसर्स के। तो ये चार तो हो गए हमारे फंक्शनल फॉर्मेशनशिप में प्लानिंग इंचार्ज के काम। तो जैसे कि हमने स्लाइड में देखा था कि जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप होता है उसमें दो इंचार्ज होते हैं फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। प्लानिंग में चार प्रोफेशनल होते हैं, ये चारों हमने पढ़ लिए हैं। तो ये चारों क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लानिंग करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम आए, वेट ना हो वर्क का। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन लोग होते हैं और वो क्या काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा कि ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स ये एग्जीक्यूशन स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है प्लानिंग के बाद की। तो इसमें हम उनके काम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनकी जनरली डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो शॉर्टली हम इन्हें कवर करते हैं। तो सबसे पहले था गैंग बॉस। तो जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है, किसके लिए, वर्कर के लिए। और वर्कर इस कार्ड को किस दे देते हैं, गैंग बॉस से को दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही गैंग बॉस है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। तो अब देखते हैं गैंग बॉस क्या करता है। तो कहते हैं गैंग बॉस क्या करता है कि जो वर्कर होते हैं उसके अंडर में उनको वो अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि देखिए आप जानते हैं ना कि अगर बहुत सारा वर्कर एक ही कंट्रोल में रहेगा, दैट मीन्स एक के अंडर में रहेगा, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करता है वो वर्कर को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड कर देता है, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। और क्या कर देता है, हर ग्रुप में से एक लीडर अपॉइंट करता है और उस लीडर को हम क्या कहते हैं, गैंग बॉस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गैंग बॉस कौन होता है, गैंग बॉस होता है, उसमें ये बताया गया है कि देखो हम जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर होते हैं तो वर्कर को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, वर्क के हिसाब से, नेचर वर्क के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से, एक बेटर कंट्रोल स्थापित करने के लिए। और हर ग्रुप में से एक पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है, एक लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है, उस लीडर को हम गैंग बॉस कहते हैं। और ये गैंग बॉस क्यों अपॉइंट किया जाता है, ये गैंग बॉस जनरली इसलिए अपॉइंट किया जा सकता है एक जिससे ये हम इंश्योर कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कि जो वर्कर हैं और इसके अलावा जो मशीन हैं वो हमेशा रेडी टू यूज़ हैं, हमेशा फिट हैं। किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए। और जो भी मटेरियल की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी रेडी अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने के लिए हमेशा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गैंग बॉस की है, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गैंग बॉस को क्या बताया गया है कि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे वर्कर होते हैं, हर वर्कर को नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उस ग्रुप में से एक लीडर अपॉइंट किया जाता है, उस लीडर को हम गैंग बॉस कहते हैं। इस गैंग बॉस को हम इसलिए अपॉइंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ध्यान रख सके कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर, मशीन और इसके अलावा मटेरियल हमेशा अवेलेबल हो, फिट हो, कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। अगर वर्कर को कोई इशू है, अगर कोई एक्सीडेंटल होता है तो उसे वो फिट कराए, मशीन डैमेज होती है तो उसे फिट कराए, मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसे हमेशा रेडी टू अवेलेबल कराए। ये सारा काम गैंग बॉस का है। तो इससे क्या होगा, कभी भी हमारा वर्क डिले नहीं होगा। सेकंड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट है वो है स्पीड बॉस। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है स्पीड, वर्क की स्पीड। तो इस पॉइंट में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये बॉस है, इस बॉस का मेनली जो काम होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी जो जॉब है, अपना जो काम है उसी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जो स्पीड किसने डिसाइड करी थी, टाइम क्लर्क ने डिसाइड करी थी। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि टाइम क्लर्क डिसाइड करता है कि कोई भी काम किस समय होना चाहिए, कब ख़त्म हो जाना चाहिए, कितने समय में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सारा काम टाइम क्लर्क गाइडेंस तो प्रोवाइड कर देता है, प्लानिंग तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन कैसे वो हो रहा है, क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारा इंश्योर करने का काम किसका है, स्पीड बॉस का है। जी हाँ दोस्तों, तो स्पीड बॉस वही होता है जो ये ध्यान रखता है कि जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं
वो जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर स्पीड बॉस को आइडेंटिफाई होता है कि वो काम अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रीज़न आइडेंटिफाई करता है और फिर नेसेसरी सॉल्यूशन उसके लिए प्रोवाइड करता है, किसको, वर्कर्स को। तीसरा जो है रिपेयर बॉस है। रिपेयर दोस्तों किसका होता है, मशीन का होता है। तो इस पॉइंट में यही चीज़ आने वाली है कि जो रिपेयर बॉस होता है उसका ये हमेशा काम होता है, वो हमेशा ये इंश्योर रखे कि जो भी मशीन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमेशा अगर उनमें कोई डैमेजेस हुआ है तो वो टाइमली रिपेयर हो जाएं, जिससे वो वर्किंग कंडीशन में हमेशा अवेलेबल हों और वर्क का डिले ना हो और वर्कर खाली ऑर्गेनाइजेशन में आइडल तरीके से ना बैठें। तो ये काम किसका होता है, रिपेयर बॉस का होता है। और चौथा जो स्पेशलिस्ट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो है इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, नॉर्मली इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के लिए। किसकी क्वालिटी के लिए, जो गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है उसकी क्वालिटी के लिए। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है उन सब चीज़ों को जो प्रोड्यूस करी गई हैं और उन्हें कंपेयर करता है क्वालिटी वाइज कि जो भी मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया था किसी भी गुड्स को बनाने का, क्या उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो गुड्स बने हैं। ये सारा काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। और अगर वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं तो फिर उनके डिफरेंसेस की क्या कारण है जिस कारण से वो नहीं बन पाए, उनको आइडेंटिफाई करना। और अगर अनफेवरेबल रिजल्ट्स आए, मतलब हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आए, तो फिर नेसेसरी एक्शन लेना। ये काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। गैंग बॉस जो हमेशा इंश्योर रखे कि जो भी वर्कर है, मशीन है, मटेरियल है, वो सब रेडी टू अवेलेबल होने चाहिए काम के लिए। स्पीड बॉस का काम होता है कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया किसी भी जॉब के लिए वो समय पे काम हो जाना चाहिए। तीसरा जो था कि रिपेयर बॉस रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी मशीन और टूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इफ़ेक्टिव तरीके से वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल होने चाहिए। और जो चौथा है इंस्पेक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स की क्वालिटी के लिए कि गुड्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टेक्निक्स पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें हमने पहली टेक्निक करी है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें कॉमनली हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, एक प्लानिंग स्टेज में, एक इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन स्टेज में। एग्जीक्यूशन स्टेज को प्रोडक्शन स्टेज भी कहा जाता है। हर के अंदर 4-4 प्रोफेशनल अपॉइंट कर देने चाहिए। क्यों कर देने चाहिए, कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, वर्कर की जो परफॉर्मेंस है, वो ऑप्टिमम आए, बेहतर आए। तो पहला हमने टेक्निक्स पढ़ ली। अब आते हैं हम सेकेंड टेक्निक्स पर। सेकेंड टेक्निक्स क्या बताई गई है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। हर एक्टिविटी के लिए हर एक्टिविटी के लिए हमें ना एक तरीका डेवलप करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं कि हमें वर्कर के लेवल पे हम ये छोड़ दें कि ये काम है, इस काम को अपने हिसाब से आप कर रहे हो, नहीं। हर काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना चाहिए कि ये काम इसी तरीके से हो। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जब आप उस स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो साथ साथ में वो जो आप मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो सिंप्लीफाई भी होना चाहिए, मतलब वो सिंपल भी होना चाहिए, वो आसानी से वर्कर को समझ में आ जाए, वो डिफ़िकल्टीज ना प्रोवाइड करे किसको, वर्कर्स को। जिससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा कि जो लेबर है जब उसको पहले से ही पता होगा कि ये इस मेथड से हमें काम करना है, ये उसका तरीका है, तो कहीं ना कहीं लेबर टाइमली काम करेगी, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है लेबर की वो कम आएगी, मशीन्स और टूल्स की जो कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि इससे ना तो डैमेज होगा और ना ही हमारा काम डिले होगा।
तो ओवरऑल जो हमारी संसाधन है जितने भी हमारे पास, उनका हम इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी टर्नओवर है, जो हमारी सेल है, वो बढ़ पाएगी। जो हमारी सेल है वो क्या हो पाएगी, बढ़ पाएगी। तो ये सेकंड टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि हमें क्या करना चाहिए, हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, एक स्टैंडर्ड मेथड बनाना चाहिए। फिर उस स्टैंडर्ड मेथड को साथ में हमें सिंप्लीफाई, आसान तरीके से वर्कर के सामने रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो कॉस्ट है लेबर की, मशीन की, टूल्स की, वो कम आएगी और संसाधनों का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा जो है मेथड स्टडी है। इस पॉइंट में क्या बताया गया है, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हम कोई वर्क करते हैं, जब कभी भी हमें कोई टारगेट मिलता है, तो उस वर्क या टारगेट को कम करने के हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो हमें बस क्या करना होता है, वो डिफरेंट तरीके में से एक बेस्ट तरीका क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। और उससे क्या होगा, उससे जो भी हमारी मटेरियल है, मशीन है, मैन पावर है, कैपिटल है, उसका हम बेस्ट यूज कर पाएंगे। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि इस मेथड को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं, इस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो भी हमारे पास मेथड होते हैं उसमें से सबसे बेस्ट मेथड को चूज कर पाएं, उसमें से सबसे बेस्ट मेथड को हम चूज कर पाएं, जिससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल टाइम सेव हो पाए, जिससे हमारा जो मटेरियल है, जिससे हमारी जो मशीन है, जिससे हमारे जो मैन पावर है, कैपिटल है, उनका हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाएँ। ये हम मेथड स्टडी से सीखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाना है, तो उस डेस्टिनेशन पॉइंट के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे हम रोड के तरीके से जा सकते हैं, रोड पे भी अलग अलग रोड हो सकते हैं हमारे पास, या फिर हम ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर हम दैट इज़ प्लेन के माध्यम से आ सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं वहाँ पहुँचने के लिए। बट हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम को कंसीडर करते हुए, हमें अपनी मनी को कंसीडर करते हुए, हमें अपनी एनर्जी को कंसीडर करते हुए सबसे बेस्ट मेथड चुनना होगा। आइदर वो हमारे पास ट्रेन वाला मेथड हो, आइदर वो बस हो, दैट इज रोडवेज हो, और आइदर वो प्लेन मेथड हो। यही बताया गया है किसके अंदर, मेथड स्टडी के अंदर। चौथा आता है हमारे दोस्तों मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, जब वर्कर ऑफिस में एंट्री करते हैं, दैट इज फैक्ट्री में एंट्री करते हैं, वहाँ से लेकर जब वो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। वो गेट पर आते हैं, गेट पर आने के बाद वहाँ पर आइडेंटी कार्ड दिखाते हैं। इसके अलावा मे बी समहाउ वो कैंटीन जाते हैं। इसके अलावा वो दैट इज़ लंच में भी जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, टी भी लेते हैं। तो बहुत सारे एक्शंस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो हमें इस स्टडी के अंदर ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसे कौन कौन से वर्कर के मोशन हैं जो अननेसेसरी, जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मोशन को आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें हम क्या करें, एलिमिनेट कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी अननेसेसरी मोशन हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। और एलिमिनेट का मतलब हटा दें उन्हें, और तब हम उस जॉब को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। इससे क्या होगा कि वो जो जॉब है हमारी कम समय में कंप्लीट आसानी से हो पाएगी। तो ये काम किसका है, मोशन स्टडी का है, जो कि चौथी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। पांचवी टेक्निक पर आते हैं, टाइम स्टडी। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है, इस पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी वर्क जो हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी जो हम टाइम परफॉर्म करते हैं, कोई भी जो हम जॉब परफॉर्म करते हैं, उस जॉब को परफॉर्म करने से पहले हम उस जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करें। उस जॉब का हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करें। और फिर नेचुरली हम ये देखें कि दैट मीन्स, मैं एक और सिंपल वे में आपको इसे बता सकता हूँ कि कोई हमें, जैसे मान लीजिए कार मैन्युफैक्चर करनी है, या सिंपल मान लेते हैं हमें पेन मैन्युफैक्चर करना है।
तो हमें ये देखना है कि उस पेन को कितने मैन आवर्स में बनाया जा सकता है या कितने आवर्स में बनाया जा सकता है। हमें एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके लिए वर्कर अलॉट करनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी वो हमें काम चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम ज़्यादा वर्कर अलॉट करेंगे। तो इस स्टडी में यही बताया गया है कि जो मैनेजमेंट होता है, किसी भी जॉब को करने से पहले उस जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करे कि वो 2 दिन में होगा या 3 दिन में करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर उनको वो ज़्यादा जल्दी चाहिए काम, 2 दिन से पहले चाहिए, तो फिर उसके लिए वो ज़्यादा वर्कर क्या कर पाएंगे, एम्प्लॉयड कर पाएंगे, जिसे हम मैन आवर्स भी कहते हैं। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि किसी भी जॉब को करने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली हमें कितने लोग, कितने वर्कर्स वहाँ पर लगाने हैं वो हम डिसाइड करेंगे, और अकॉर्डिंगली अगर काम अच्छा होता है तो हम उन वर्कर को इंसेंटिव्स भी देंगे। ये सब नॉर्मली किस में बताया गया है, टाइम स्टडी में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैटिग स्टडी। यहाँ दोस्तों फैटिग जैसे कि आप जानते हैं थकावट, तो इसमें इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जब लगातार वर्कर काम करते रहते हैं बिना किसी रेस्ट के, तो जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं डाउन होती जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एक वर्कर में जो हमने, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने वर्कर को काम दे रखा है, तो कितने इंटरवल के बाद हम उन्हें रेस्ट दें, जिससे वो फिर दोबारा से एनर्जेटिक होकर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस को दें। तो फैटिग स्टडी में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या देना है, एम्प्लॉय को रेस्ट देना है पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सातवीं जो टेक्निक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए है। इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए कि जो वर्कर ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं दूसरे वर्कर के कंपैरिजन में, तो उन वर्कर को हमें पीस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा वेजेस देनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि एक दिन में एक वर्कर 8 क्वांटिटी बनाता है। मान लीजिए कोई वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट है और वो मेहनत करके एक दिन में 10 क्वांटिटी बना देता है, तो ये जो 2 एडिशनल क्वांटिटी उसने बनाई हैं, इस 2 एडिशनल क्वांटिटी पर हम उसे क्या दें, अलग से कुछ वेजेस पे करें, अलग से कुछ इंसेंटिव पे करें, बोनस पे करें, जिससे क्या होगा, उसमें मोरल आएगा, जिसमें उससे बूस्ट आएगा, वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा और उसको देखते देखते जो दूसरे वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी मोटिवेट होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था हल्का सा, जब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े थे, जो आपके सामने अब स्लाइड दिखा रही है उसके अंदर, कि जो मेंटली, दैट इज पॉइंट नंबर सेकेंड में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पर था कि जो मैनेजर, वर्कर, ओनर जितने भी हैं, ये मतलब एक दूसरे के साथ क्या करें, कन्फ्लिक्शन ना करें, एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करें। ये यहाँ पर लिखा था मेंटल रेवोल्यूशन में। अब हम ज़रा टेक्निक्स में देखते हैं, टेक्निक्स में क्या लिखा है मेंटल रेवोल्यूशन में। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको हमेशा जो वर्कर का जो एटीट्यूड है, जो वर्कर का क्या है एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को मैनेजमेंट की तरफ रखना चाहिए, और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो है एटीट्यूड वो वर्कर की तरफ रखना चाहिए। दैट मीन्स कि जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट है, उन दोनों को आपस में कन्फ्लिक्शन में नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए, और उन्हें कंपटीशन की जगह एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यही पॉइंट प्रिंसिपल में लिखा हुआ था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वही सेम पॉइंट टेक्निक्स में लिखा हुआ है मेंटल रेवोल्यूशन में। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि हमेशा एटीट्यूड जो है वर्कर्स का और मैनेजमेंट का एक दूसरे की तरफ वो चेंज होना चाहिए,
एक दूसरे को compete करने की जगह एक दूसरे को कॉपरेट करें, ये ज़्यादा अच्छा है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है डिले नहीं होगा, संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल होगा और मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम करेंगे, इंडिविजुअलिज्म तरीके से चलेंगे नहीं दोस्तों। तो ये हमारे पास टेक्निक्स थी किस चीज़ की, साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की। तो जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर, हमने अभी आपको कराया कि ये हमारे पास 8 टेक्निक हैं। पहले हमने पढ़ी थी फंक्शनल फॉरमैनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड काम का सिंप्लीफिकेशन, तीसरा है बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करना है, चौथा है जो भी अननेसेसरी मोशन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना है, पांचवा था एक स्टैंडर्ड टाइम अलॉट करना है और उसके अकॉर्डिंगली वर्कर वहाँ पर लगाने हैं हमें, छठा था किस टाइम पर हम रेगुलरली रेस्ट दें वर्कर को जिससे वो एफिशिएंट तरीके से काम करें, सातवां था अगर कोई वर्कर बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, मोर एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है तो उसको हमें इंसेंटिव और बोनस देना चाहिए, आठवां था कि मैनेजमेंट और वर्कर को आपस में कम्पीट ना करना के एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आज की क्लास का कि क्या डिफरेंस है जो दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बात मैं आपको बता दूं, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे जो कि जनरल मैनेजमेंट के हैं, जो कि किसके बेस पे अप्लाई हुए हैं, एक्सपीरियंस के बेस पर डेवलप हुए हैं। वहीं एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो 4 हैं और वो एक्सपेरिमेंट बेस पर डेवलप्ड हुए हैं। फ्योल के जनरल प्रिंसिपल हैं, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। अब एक एक करके हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला, टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से ज़्यादा रिलेटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था जो टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे ना ज़्यादा फोकस कर कर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि आपने गैंग बॉस के बारे में देखा, इंस्पेक्टर के बारे में देखा, स्पीड बॉस के बारे में देखा, ये सब संबंधित हैं किससे, प्रोडक्शन से संबंधित। वहीं जो फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट या हायर लेवल मैनेजमेंट से ज़्यादा संबंधित रखते हैं। दैट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव को ज़्यादा कंसीडर करते हैं रेदर देन प्रोडक्शन। सेकंड बात जो है, टेलर ने अपने प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करा है। कैसे वायलेट करा है, जैसा कि आपने देखा था फंक्शनल फॉरमैनशिप में, जैसे कि आपने देखा था फंक्शनल फॉरमैनशिप में, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली स्लाइड में कि फंक्शनल फॉरमैनशिप में वर्कमैन के ऊपर कई सारे बॉस थे। सबसे ऊपर तो फैक्ट्री मैनेजर था और फिर 4 प्रोफेशनल प्लानिंग में थे और 4 ही प्रोफेशनल प्रोडक्शन इंचार्ज में थे और वो सभी डायरेक्शन देते थे किसको, वर्कर्स को। तो जबकि हमने यूनिटी ऑफ कमांड में क्या देखा है, यूनिटी ऑफ कमांड में हमने देखा है कि जो ऑर्डर मिलना चाहिए किसी भी वर्कर को वो एक बार में एक बॉस से मिलना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बॉस से नहीं मिलना चाहिए। तो बट टेलर के जो प्रिंसिपल हैं उसमें ये बात अवॉइड वायलेटेड हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो फ्योल है, फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड को अपने प्रिंसिपल में स्ट्रिक्टली अप्लाई कराया है। तीसरी बात अगर हम देखें, कहते हैं जो टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशल सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, जबकि फ्योल के यूनिवर्सल हैं। हम किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे नॉन इकोनॉमिकल हो, बिजनेस हो, चैरिटेबल हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो टेलर के प्रिंसिपल हैं जनरली वो एक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली अप्लाई होते हैं। चौथा जो डिफरेंस बताया गया है कि जो टेलर ने अपने प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो उसके ऑब्जर्वेशन के बेस पर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पर हैं। दैट मीन्स उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके देखा और उसके आधार पर ये प्रिंसिपल फॉर्म्ड किए गए हैं। जबकि फ्योल ने जो ये प्रिंसिपल हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर जितना भी समय उन्होंने मैनेजमेंट में बिताया उसके आधार पर उन्होंने अप्लाई करे हैं, डेवलप करे हैं और उनका ये कहना है कि ये यूनिवर्सली ट्रू हैं। इनका जो रिजल्ट है वो एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है।
फोकस की अगर बात करें कि टेलर ने किस एरिया को ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो टेलर ने है उन्होंने प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा फोकस किया है, बेस्ट मेथड के माध्यम से, सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से, टाइम के माध्यम से। वहीं जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए हैं, उन्होंने एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को, मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस किया है अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल में। टेलर की जो पर्सनालिटी है वो साइंटिफिक नेचर की है, फ्योल की जो पर्सनालिटी है वो प्रोफेशनल नेचर की है, और जो टेलर के प्रिंसिपल हैं उन्हें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और फ्योल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा टू मेक न्यू भारत। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों।